जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, उस फैक्ट्री में धमाके होना स्टार्ट हो जाते हैं। उन धमाकों की आवाज़ सुन के हमारी फीमेल लीड अपने मन में सोचती है, आखिर ये हो क्या रहा है। तभी हुयान घबराते हुए बोलती है, ओह नो, धमाका होने स्टार्ट हो चुका है। अब आगे। तभी धमाकों से पूरी फैक्ट्री में आग लग जाती है और वो दोनों फैक्ट्री में फंस जाते हैं। तभी कुछ आग सेंजीनियो की तरफ आती है और उसे जला देती है। तभी हमारी फीमेल बोलती है, आखिर ये धमाका किसने करवाया होगा। आग लगने की वजह से उसका चेहरा जल जाता है। तभी सेंजीनियो गुस्से से अपने मन में बोलती है, डैम इट। और फिर हमारी फीमेल के पास आके हमारी फीमेल को आग की तरफ धक्का दे देती है और बोलती है, चिंग लियू जाओ तुम मरो। ये बोलते के साथ वो हमारी फीमेल को धक्का दे देती है और हमारी फीमेल वहाँ पर जाके गिर जाती है। तभी उसके पैरों पे एक लोहा सा गिरता है, जिससे हमारी फीमेल के घुटने में चोट लग जाती है। तभी वो अपने मन में बोलती है, ये बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा है। तभी वो सेंजीनियो की तरफ देखती है, जहाँ सेंजीनियो फैक्ट्री से भाग रही होती है। तभी वो अपने मन में बोलती है, आखिर सेंजीनियो इतनी बुरी कैसे हो सकती है, उसने मुझे मारने की कोशिश की है। तभी हमें फैक्ट्री के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोन्याक्सु की कार आके रुकी हुई होती है। तभी कार से गोन्याक्सु बाहर निकलते हैं और बोलते हैं, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। ये बोलते के साथ वो फैक्ट्री की तरफ जाने लगता है। तभी गोन्याक्सु के बॉडीगार्ड गोन्याक्सु को पकड़ लेते हैं। तभी कोई बोलता है, प्रेसिडेंट यहाँ पर आग लगी हुई है, ये आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। तभी दूसरा बॉडीगार्ड बोलता है, आखिर फैक्ट्री में किसने आग लगाया होगा। तभी गोन्याक्सु के पीछे से सेक्रेटरी यान बोलती है, आपको अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन तभी गोन्याक्सु सबको धक्का देते हुए बोलता है, मुझसे दूर रहो, और वो अंदर जाने लगता है। तभी गोन्याक्सु फैक्ट्री की तरफ जाते हुए अपने मन में बोलता है, डैम इट, शायद चिंगलियू अंदर में ही कहीं फंसी हुई है, मुझे अंदर जाके उसे ढूंढना होगा। फिर में फैक्ट्री के अंदर हमारी फीमेल को दिखाया जाता है, जो खांसते हुए अपने मन में बोल रही होती है, आग धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मेरे पैर बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहे हैं ये। तभी हमारी फैमिली रोते हुए अपने मन में बोलती है, गोन्याक्सु और मेरे बेटे, मैं अभी यहाँ मरना नहीं चाहती हूँ। तभी वो आगे तरफ देखती है, जहाँ गोन्याक्सु दौड़ते हुए उसके पास आ रहा होता है। तभी वो रोते हुए अपने मन में बोलती है, क्या ये सच है। तभी गोन्याक्सु हमारी फैमिली के पास आ जाता है और वो बोलता है, चिंग लियू, अभी तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। तभी गोन्याक्सु हमारी फीमेल के कंधे में अपना हाथ रखता है। फिर गोन्याक्सु हमारी फीमेल को अपने गोद में उठा लेता है और फिर बोलता है, पहले हम दोनों बाहर चले जाएं, फिर मैं तुम्हारी अच्छे से खबर लूंगा। ये सुनते ही हमारी फीमेल रोते हुए गोन्याक्सु की तरफ देखते हुए बोलती है, गोन्याक्सु तुम। लेकिन तभी गोन्याक्सु के ऊपर एक पिलर गिरने लगता है। तभी हमारी फीमेल पिलर को गिरते हुए देख लेती है। तभी गोन्याक्सु को बोलती है, गोन्याक्सु ऊपर देखो। तभी गोन्याक्सु पिलर को देख लेता है। तभी वो अपने एक हाथ से पिलर को उठा लेता है और फिर उस पिलर को दूसरी तरफ फेंक देता है। तभी हमारी फीमेल गोन्याक्सु से पूछती है, क्या तुम ठीक हो गोन्याक्सु। तभी गोन्याक्सु बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों बॉडीगार्ड और सेक्रेटरी यान खड़ी हुई होती है। तभी एक बॉडीगार्ड बोलता है, क्या प्रेसिडेंट ठीक होंगे। तभी सेक्रेटरी यान बोलती है, प्रेसिडेंट को अंदर जाए हुए बहुत ज़्यादा ही समय हो चुका है। तभी दूसरा बॉडीगार्ड बोलता है, क्या वो लोग बाहर आएंगे। तभी वो तीनों देखते हैं कि वहाँ से प्रेसिडेंट गॉन और हमारी फीमेल आ रहे होते हैं। तभी वो लोग बोलते हैं, ये तो प्रेसिडेंट गॉन और मिस चिंगलियू है। तभी हमारी फीमेल और गोन्याक्सु फैक्ट्री से बाहर आ ही रहे होते हैं। तभी हमारी फीमेल गोन्याक्सु के हाथ में देखती है, जहाँ से खून निकल रहा होता है। तभी वो बोलती है, गोन्याक्सु तुम्हारे हाथ में चोट लगी हुई है, देखो वहाँ से खून आ रहा है। तभी गोन्याक्सु हमारी फीमेल को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, मैं ठीक हूँ चिंगलियू, आखिर तुम मुझे हर बार इतनी परेशानी में क्यों डाल देती हो। ये सुनते ही हमारी फीमेल बोलती है, मुझे माफ़ करना गोन्याक्सु, मुझे ये पता नहीं था। तभी गोन्याक्सु हमारी फीमेल के मुंह को पकड़ता है और बोलता है, अगली बार मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत मत करना। ये सुनते ही हमारी फीमेल बोलती है, अच्छा ठीक है। तभी वो दोनों बॉडीगार्ड और सेक्रेटरी यान हमारी फीमेल और गोन्याक्सु की तरफ आ रहे होते हैं। तभी सेक्रेटरी यान बोलती है, प्रेसिडेंट और मिस चिंगलियू, क्या आप दोनों ठीक हैं। ये सुनते ही हमारी फीमेल और गोन्याक्सु सेक्रेटरी यान की तरफ देखने लगते हैं। तभी हमारी फीमेल
सेक्रेटरी यान को बोलती है, मैं तो ठीक हूँ लेकिन गोन्याक्सू को चोट लगी है, हमें इसे इमिडिएटली हॉस्पिटल पहुँचाना होगा। ये सुनते ही सेक्रेटरी यान उसे इशारा करते हुए बोलती है, ठीक है चलिए वो रही कार। तभी हमारी फीमेल गोन्याक्सू को कार में बैठाने लगती है। तभी हमारी फीमेल पीछे तरफ देखते हुए अपने मन में बोलती है, अगर सेंजिनो ने यह धमाका करवाने का प्लान किया है तो फिर मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। फिर मैं जिनित्सु के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनित्सु सेंजिनो को थप्पड़ मारता है जिससे सेंजिनो नीचे गिर जाती है। तभी जिनित्सु सेंजिनो को बोलता है, सेंजिनो मैंने तुम्हें कहा था कि चिंगलियों से मिलकर अपने मामलों को सॉल्व कर लेना, लेकिन तुमने उसे फैक्ट्री में बुलाया अपने मामलों को सॉल्व करने के लिए नहीं, बल्कि तुम उसे धमाके से उड़ा के मारना चाहती थी। ये सुनते ही सेंजिनो बोलती है, मैं सिर्फ चिंगलियों से अपने मामलों को सॉल्व करने के लिए गई थी और ये धमाका किसने कराया है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, देखो मुझे भी चोट लगी है। ये सुनते ही जिनित्सु नीचे बैठते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे सच बताना नहीं चाहती, लेकिन वहाँ पर गोन्याक्सू वहाँ पर पहुँच गए थे और फिर उन्होंने चिंगलियों को वहाँ से बचा लिया। तभी जिनित्सु सेंजिनो के चेहरे को पकड़ते हुए बोलते हैं, अगर वहाँ पर चिंगलियों को कुछ भी होता तो फिर मैं तुम्हें अपनी लू फैमिली से बाहर निकाल देता। तभी जिनित्सु उसके चेहरे को छोड़ देता है। तभी जिनित्सु वहाँ खड़ा हो जाता है। तभी सेंजिनो अपने मन में बोलती है, डैम इट, चिंगलियों वहाँ से बच के निकल गई और आखिर जिनित्सु इतनी केयर क्यों कर रहा है चिंगलियों की। आखिर कुछ भी हो जाए मैं जिनित्सु के दिल को जीत के रहूंगी। तभी सेंजिनो अपने हाथ को पेट में रखते हुए खड़े होते हुए बोलती है, जिनित्सु आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट नाम को सुनते ही जिनित्सु चौंक जाता है और वो बोलता है, आखिर तुमने अभी क्या कहा था। तभी जिनित्सु आगे बढ़ते हुए सेंजिनो के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो। तभी सेंजिनो अपना चेहरा मोड़ते हुए बोलती है, हाँ मैं तुम्हें ये बताने वाली थी, लेकिन तुम यहाँ पर मुझ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होने लगे थे, इसलिए मैं ये बात तुम्हें नहीं बता पाई। ये सुनते ही जिनित्सु उसके कंधों में अपने हाथ रखता है और फिर कुछ बोलने की कोशिश करता है। फिर जिनित्सु सेंजिनो को गले लगाते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर दो सेंजिनो, मैं गलत था, मैं अभी तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा बिहेव कर रहा था। ये सुनते ही सेंजिनो बोलती है, कोई बात नहीं। तभी वो अपने मन में बोलती है, मैं ये प्रेग्नेंट होने का झूठा नाटक कुछ दिनों तक करूँगी, फिर चिंगलियों से लड़ते समय जानबूझ के अपने आप को चोट पहुँचाने दूंगी, जिससे सबको यही लगेगा कि चिंगलियों ने मेरे बच्चे को मारा है। इससे जिनित्सु भी बहुत ज़्यादा ही हेट करेगा चिंगलियों से। फिर हमें गोन्याक्सू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोन्याक्सू के हाथ में पट्टी बंधी हुई होती है। तभी हमारी फैमिली बोलती है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम अपने हाथ से कोई भी भारी काम नहीं कर सकते हो, वो भी कुछ दिन तक। ये सुनते ही गोन्याक्सू स्माइल करते हुए हमारी फैमिली को अपने गले लगाते हुए बोलता है, फिक्र मत करो, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आखिर तुम वहाँ पर क्यों गए थे उस फैक्ट्री के अंदर। ये सुनते ही हमारी फैमिली बोलती है, सेंजिनो ने मुझे कहा था कि वो मेरे फोटोज़ को मुझे वापस कर देगी, वही फ़ोटोज़ जो उस रात को उन लोगों ने सेटअप करके खींचा था। उसने बोला था कि वो फ़ोटोज़ वो मुझे फैक्ट्री के अंदर देगी, इसलिए मैं अंदर गई थी। तभी गोन्याक्सू हमारी फैमिली को बोलता है, अच्छा तो सेंजिनो ने ये धमाके का प्लान किया था। तभी हमारी फैमिली अपना मुंडी हिलाते हुए बोलती है, मुझे नहीं लगता है कि सेंजिनो ने ये अकेले ही किया है, मुझे लगता है किसी ने उसे मेरे खिलाफ भड़का दिया जिससे उसने ये सब किया। ये सुनते ही गोन्याक्सू हमारी फैमिली के गाल को पकड़ते हुए बोलता है, मैं इस मामले को इन्वेस्टिगेट कराऊंगा, कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा या फिर मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। ये सुनते ही हमारी फैमिली शर्माते हुए बोलती है, थैंक यू गोन्याक्सू। तभी गोन्याक्सू बोलते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ही पसंद करूंगा और मैं किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे।
ये बोलते के साथ ही गोन्याक्सू हमारी फीमेल लीड को किस कर देते हैं। तभी वो लोग किस कर ही रहे होते हैं, तभी गोन्याक्सू का फोन बजने लगता है, जिससे वो लोग चौंक जाते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड गोन्याक्सू को पीछे धक्का देते हुए बोलती है, तुम्हारा कॉल बज रहा है, तुम्हें उसे उठा के बात करना चाहिए। तभी गोन्याक्सू कॉल को उठाता है और कॉल को एक्सेप्ट करता है। तभी गोन्याक्सू बोलता है, हेलो। तभी हमारी फीमेल लीड अपने मन में बोलती है, अभी इस समय गोन्याक्सू को किसने कॉल किया होगा। फिर हमें पता चलता है वो और कुछ नहीं, सेक्रेटरी यान ने कॉल किया था। तभी सेक्रेटरी यान बोलती है, प्रेसिडेंट ग्रैंडपा गॉन अपने घर में अचानक से गिर गए, इसलिए उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल में लाया गया। फिर अभी वो इमरजेंसी वार्ड में बेहोश पड़े हुए हैं। ये सुनते ही गोन्याक्सू अपने सोफे से खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या ग्रैंडपा की तबीयत खराब है, मैं आ रहा हूँ। ये बोलते के साथ वो फोन को काट देते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है, आखिर ग्रैंडपा गॉन के साथ क्या हुआ है, क्या वो ठीक हैं? ये सुनते ही गोन्याक्सू बोलते हैं, मेरे ग्रैंडपा अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, मुझे अभी जाके उन्हें देखना होगा। ये बोलते के साथ वो अपने जैकेट को उठा के बाहर जा ही रहे होते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। ये सुनते ही गोन्याक्सू बोलते हैं, अच्छा ठीक है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड और गोन्याक्सू पहुँच गए होते हैं। फिर वो लोग इमरजेंसी वार्ड में चले जाते हैं, जहाँ पर हुयान खड़ी हुई होती है। तभी हुयान बोलती है, प्रेसिडेंट डॉक्टर ने कहा है कि ग्रैंडपा गॉन की हालत बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल है, ये कभी भी मर सकते हैं। ये सुनते ही गोन्याक्सू चिल्लाते हुए सेक्रेटरी यान को बोलते हैं, जाके डॉक्टर को कहो कि कुछ भी करे और मेरे ग्रैंडपा को बचा ले। ये सुनते ही सेक्रेटरी यान बोलती है, ठीक है सर, मैं जाके बोल के आती हूँ। तभी सेक्रेटरी यान वहाँ से चले जाती है। तभी गोन्याक्सू बहुत बुरे मूड में होता है। तभी हमारी फीमेल लीड गोन्याक्सू के पास आते हुए बोलती है, गोन्याक्सू फिक्र मत करो, ग्रैंडपा एकदम ठीक हो जाएंगे। ये सुनते ही गोन्याक्सू हमारी फीमेल लीड को हक करते हुए बोलते हैं, मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर गोन्याक्सू के दो अंकल आ जाते हैं। तभी पहले वाले अंकल बोलते हैं, आखिर मेरे फादर कहाँ पर हैं, अगर इनकी हालत इतनी बुरी कैसे हुई। फिर गोन्याक्सू बोलते हैं, ये दोनों मेरे अंकल हैं, अंकल गॉन यान और गॉन जू। तभी गोन्याक्सू उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आखिर आप दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं अंकल। तभी अंकल यान बोलते हैं, हमारे फादर बीमार हैं, क्या हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी अंकल जू कहते हैं, क्या फादर ने कुछ कहा है कि वो गॉन कॉर्पोरेशन को किसके हवाले छोड़ के जा रहे हैं, हमें उनके मरने से पहले ये सब जान लेना चाहिए। ये सुनते ही गोन्याक्सू गुस्सा हो जाते हैं और उन दोनों को बोलते हैं, ग्रैंडपा अभी जिंदगी और मौत से लड़ाई कर रहे हैं और तुम दोनों यहाँ पर कंपनी के अगले हेड के बारे में लड़ाई कर रहे हो। तो क्या हुआ गोन्याक्सू, हम लोग अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन जानते हैं कि मेरे फादर जिएंगे या फिर मरेंगे। क्या पता मेरे फादर ने अपने विल में तुम्हारे नाम पे सब कुछ लिख दिया हो, तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है। ये सुनते ही हमारी फीमेल लीड चिल्लाते हुए उन दोनों को बोलती है, तुम दोनों अंकल बहुत ज़्यादा ही बुरे हो। सर गॉन बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं गोन्याक्सू से और गोन्याक्सू भी उन्हें इतना ही प्यार करते हैं, तुम उनके मरने के बारे में कैसे बोल सकते हो। ये सुनते ही अंकल यान बोलते हैं, आखिर ये लड़की कौन है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की। ये सुनते ही हमारी फीमेल लीड बोलती है, मैं अभी एक कुत्ते से बात कर रही हूँ। ये सुनते ही अंकल यान को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है और वह बोलते हैं, आखिर तुमने अभी क्या कहा, वापस दोहराओ। ये बोलते के साथ वो उसे थप्पड़ मारने जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी गोन्याक्सू अंकल यान का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर गोन्याक्सू उनके हाथ को झटकते हुए बोलते हैं, ये मेरी है, तुम्हारा कोई भी हक नहीं होता है इसे छूने का। ये सुनते ही अंकल यान अपने हाथ को पकड़ते हुए बोलते हैं, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो गोन्याक्सू, मैं तुमसे बड़ा हूँ।
वो लोग ऐसे बात कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से ग्रैंडपा चिल्लाते हुए बोलते हैं, सब शांत हो जाओ। ग्रैंडपा को देखते ही वो दोनों अंकल शॉक हो जाते हैं और वो अपने मन में बोलते हैं, क्या फादर अभी तक जिंदा है? लेकिन गोन्याक्सु बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। वो बोलते हैं, ग्रैंडपा आखिरकार आप उठ ही गए। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम लोगों को यहाँ कंपनी के रिलेटेड लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी मरा नहीं हूँ। सब लोग यहाँ से बाहर जाओ, बस गोन्याक्सु और चिंग लियू बस यहीं पर रुकेंगे। ये सुनते ही अंकल यान बोलते हैं, अच्छा ठीक है फादर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जू बोलते हैं, अगर आप अकेला रहना चाहते हैं तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये बोलते के साथ वो दोनों रूम से बाहर चले जाते हैं और ग्रैंडपा उन्हें दोनों को जाते हुए देख रहे होते हैं। तभी ग्रैंडपा गोन्याक्सु को बोलते हैं, मैं तुम पर डिपेंड करता हूँ गोन्याक्सु। पूरी गॉन कॉर्पोरेशन को तुम अच्छे से संभालना और अपने दोनों अंकल को इसमें इंटरफेयर करने मत देना। ये सुनते ही गोन्याक्सु बोलते हैं, मैं आपको बेड में लेटाने में मदद करता हूँ ग्रैंडपा। अभी ग्रैंडपा हमारी फैमिली की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आखिर ये मेरे साथ अचानक कैसे हो गया? अब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मैं तुम दोनों की शादी देख भी पाऊंगा। ये बोलते साथ ग्रैंडपा जोर जोर से खांसने लगते हैं और अपने मुंह पे हाथ रख लेते हैं। जैसे ही अपना हाथ हटा के अपने हाथ में देखते हैं, उनके हाथ में ब्लड होता है। और यहाँ खत्म होता है माय डैड इज मिस्टर प्रेसिडेंट एपिसोड 104, 105 एंड 106। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।